प्रणाम, मेरा नाम है ऋचा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में। आज का हमारा विशेष प्रस्तुतिकरण एक ऐसे अध्याय पर आधारित है जिसने लोकतंत्र को झकझोर के रख दिया। 25 जून 1975 की वो रात जब आपातकाल घोषित कर दिया गया। कहते हैं कि नागरिकों के अधिकार को स्थगित कर दिया गया और मीडिया की आवाज़ों को दबा दिया गया। ये एक सत्ता और नियंत्रण की लड़ाई नहीं थी, यह एक जनता की, मीडिया की, नेताओं की भी लड़ाई थी, एक समाज कार्यकर्ताओं की भी लड़ाई थी। आज के विशेष अंक में हम जानेंगे कि क्यों आपातकाल को लागू किया गया, क्या स्थितियाँ, क्या परिस्थितियाँ रहीं, इसका प्रभाव क्या पड़ा हमारे लोकतंत्र पे। इस विषय पे आज बात होगी इस कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत हम अनमोल वचन के साथ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का अनमोल वचन क्या है। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदें आप पर भी पड़ती हैं। महात्मा गांधी। हमें समझने की ज़रूरत है कि आपातकाल क्यों लागू हुआ था और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। राकेश पांडे जी, जो कि हमारे साथ पत्रकार मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और भैरव लाल दास सर जी, जो कि इतिहास शोध वक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज का अध्याय ही है कि आपातकाल ये क्यों लागू हुआ, क्या परिस्थितियाँ रही जो ये आपातकाल घोषणा हुई। देखिए, आपातकाल की पृष्ठभूमि की हम चर्चा करें जी, तो इसमें दो तत्व आते हैं। एक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का लीडरशिप था और दूसरे उनके साथ जो कोटायर के लोग थे उनकी एक जिद थी। इन दो जिद्दों के कारण ही आपातकाल लगा। तत्कालीन कारण तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज था या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो प्रधानमंत्री के विरुद्ध में स्टे ऑर्डर नहीं आया उसके लिए था। लेकिन यदि हम इसकी पृष्ठभूमि को देखें तो 1955 में इंदिरा गांधी कांग्रेस ज्वाइन की है, 59 में वो अध्यक्ष बनी है, 66 में शास्त्री जी की डेथ हुई है और कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें एक्सेप्ट किया गया है कांग्रेस पार्टी के भीतर। और यही कारण है कि राम मनोहर लोहिया ने एक बार लोकसभा में इंदिरा गांधी के लिए कह दिया था जो वो गूंगी गुड़िया है। लेकिन इंदिरा गांधी के पर्सनालिटी में, और यदि हम संजय गांधी को उसमें जोड़ दें, तो वो डेमोक्रेसी पे बहुत विश्वास नहीं था। वो चाहती थी कि यहाँ प्रेसिडेंटशिप लागू हो और संजय गांधी बार बार इसका जिक्र भी किया करते थे, जो हम इसको हमेशा के लिए अपनी मां को प्रेसिडेंट बना कर रखें। तो ये जो कारण था, आप यदि देखेंगे मोरारजी देसाई को उन्होंने हटा दिया है फिनांस मिनिस्टर से, खुद बन गई हैं, नेशनल बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ है, प्रिवी पर्स को ख़त्म किया है, फिर बांग्लादेश का एक अध्याय जुड़ा है। तो वो इंदिरा गांधी अपने पार्टी के भीतर यह दिखाना चाहती थी और एट लार्ज देश के भीतर भी, जो उनके पास में काफ़ी पावर है और वह पावर का उपयोग दुरुपयोग कर सकती है। और जो आपातकाल लगा है उनकी इसी जिद के कारण लगा। एक कहीं ना कहीं जिद थी। सर, आप पत्रकारिता में के क्षेत्र में रहे हैं और कहते हैं कि जब मीडिया की आवाज़ को दबा दिया जाए तो एक बहुत बड़ा सैलाब आता है। क्या स्थितियां रही जब मीडिया की आवाज़ को दबा दिया गया? देखिए, आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे आप काला अध्याय कह सकते हैं। जी। अभी भैरव जी ने ठीक कहा कि वो आपातकाल जिन परिस्थितियों में लगा उसके तात्कालिक कारण बहुत थे, लेकिन जिस तरह से आपातकाल के दौरान हम सब जानते हैं कि 25 जून 1975 को आपातकाल इम्पोज हुआ है। 26 जून को सारे नागरिक अधिकार, वो नागरिक अधिकार जो संविधान प्रदत्त थे और जिन बाबा साहब के नाम पर आज पूरी राजनीति होती है, उनके द्वारा दिए हुए अधिकार थे, उसको निरस्त कर दिया गया। हमारे नागरिकों के कोई अधिकार नहीं थे। हम सब जानते हैं कि पत्रकारिता भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है या किसी भी लोकतंत्र की आत्मा है। अगर पत्रकारिता पर आप सेंसरशिप लगाएंगे, अंकुश लगाएंगे, तो आप एक तरह से लोकतंत्र की आत्मा को कुचलेंगे, उसको लहूलुहान करेंगे। 28 जून को, यानी 2 दिन बाद ही, अखबारों पर पूरी तरह सेंसरशिप लगा दिया गया और सेंसरशिप इतना भयावह था। अब एक आंकड़ा मेरे पास है जो बड़े ऑथेंटिक आंकड़ा है कि पूरे आपातकाल के दौरान 327 पत्रकारों को मिसा के तहत बंदी बनाया गया। 3801 समाचार पत्रों का डिक्लेरेशन जब्त किया गया। 290 समाचार पत्रों के विज्ञापन को बंद कर दिया गया
और जिस रात आपातकाल इम्पोज किया गया तो दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग की बिजली को काट दी गई, चूँकि सारे अखबार के बड़े दफ्तर वहीं पर थे जहाँ से अखबार की प्रिंटिंग होती थी, और अखबार के दफ्तरों में मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए, अखबार की खबरों पर बंदिश लगा दी गई। बिना मजिस्ट्रेट के जांच के बाद ही आप कोई अखबार, समाचार पत्र या कोई खबर आप छाप सकते थे। इसके विरोध में कई अखबारों ने अपने संपादकीय कॉलम को खाली छोड़ दिया और इंडियन एक्सप्रेस ने पूरे अखबार का जो एडिटोरियल होता है उसको ब्लैंक किया। तो इस तरह से समाचार पत्रों पर, चूँकि मीडिया पर उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने ठीक कहा कि वो अपने को एक सुपर पीएम समझने लगी थी। उनको ये था, अच्छा दुर्भाग्य ये था कि 24-25 वर्ष संविधान को अंगीकार किए 24-25 वर्ष ही हुआ था और उस पर एक अनास्था इस तरह से हो जाना, तो ये लोकतंत्र के लिए एक तरह से वो परीक्षा की भी घड़ी थी। भारतीय लोकतंत्र उस परीक्षा से बाहर निकली, लेकिन जिस तरह से श्रीमती गांधी ने आपातकाल जिन भी परिस्थितियों में इम्पोज किया, इन्होंने ठीक कहा कि बहुत सारे कारण हो सकते थे, वो उससे बच भी सकती थी, कोई और कानूनी लड़ाई अपनी लड़ सकती थी। जैसे इन्होंने बताया कि 12 जून को आए इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था, उनके चुनाव को अवैध घोषित किया गया था, वो प्रधानमंत्री पद से हटना नहीं चाहती थी, उसकी कोई और लड़ाई हो सकती थी, उसे सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकती थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक आसान रास्ता खोज निकाला कि देश में एक तरह से संविधान कुचल के जो उनको इजाज़त नहीं मिलती थी, और फिर मीडिया पर जिस ढंग से उन्होंने नियंत्रण किया, उनका यह था कि लोगों की आवाज़ को बंद कर दें। तो जब कहते हैं कि चौथे स्तंभ का आंख बंद कर दिया जाए तो चीज़ें और धुंधली हो जाती है या फिर दिखती ही नहीं है। तो चलेंगे उसी दौर में फिर से कि क्या स्थिति रही, क्योंकि आपने पृष्ठभूमि बताई, तो क्या सारी, क्योंकि जब मीडिया ही कुछ नहीं बोल पा रहा है तो क्या स्थिति बनी, फिर कितनी भयावह वो स्थिति थी? देखिए, इसका कहानी शुरू होता है गुजरात से। जी। गुजरात में जो नवनिर्माण संस्था थी, वहाँ पर अनरेस्ट हो रहा था तत्कालीन वहाँ की सरकार के विरुद्ध में। तो सरकार अनरेस्ट इतना अधिक हुआ जो वहाँ पर सरकार को हटा दिया गया, मुख्यमंत्री को डिथ्रोन कर दिया गया। फिर भोपाल में पुलिस गोली चली है, वहाँ रैना कमीशन बैठा है। फिर उसकी आँच आई है बिहार में। बिहार में 11 फरवरी को वहाँ गए हैं जेपी, गुजरात गए हैं, और जेपी ने वहाँ जाकर स्थिति को देखा है, और फिर यहाँ के स्टूडेंट्स लीडर्स जो थे उन्होंने जेपी से निगोशिएट किया है। जैसा कि इन्होंने कहा, जेपी ने कहा है जो हम लीडरशिप दे सकते हैं, कुछ कंडीशंस हैं मेरे। कंडीशंस क्या होगा, तो एकदम ये होगी, शांति के साथ हम प्रदर्शन करेंगे, शांति के साथ, और भी कई सारी चीज़ें थी। उसके बाद फिर वो बिहार में एक्टिविटी शुरू हो जाती है। विधानसभा का घेराव होता है, अब्दुल गफूर उसमें मुख्यमंत्री थे। विधानसभा का घेराव होता है, टेलीफोन एक्सचेंज जलाए जाते हैं, एक हेल्थ मिनिस्टर के घर में आग लगाई जाती है, और लगातार पूरे 74 में, जिसे हम अब 74 मूवमेंट की तरह की रूप में समझते हैं, वो पूरे बिहार में स्टूडेंट अनरेस्ट एक पिक पर आता है, और उसमें कई तरह की घटनाएं होती हैं। फिर पुलिस सबको अरेस्ट करती है, जैसा कि सामान्य होता है, लेकिन वहाँ तक आपातकाल की स्थिति नहीं आती है। हालांकि ये तय है, जो अब्दुल गफूर को नहीं हटाती है तत्कालीन प्रधानमंत्री, और विधानसभा भंग नहीं होता है। और वो कहानी 74 से हम आते हैं 75 में। 75 में वहाँ गुजरात में इलेक्शन नहीं होता है, मोरारजी देसाई अनशन पर बैठते हैं, वहाँ इलेक्शन होता है, और 12 जून का डेट है। 12 जून 1975 को ही गुजरात का इलेक्शन का रिजल्ट आता है, कांग्रेस पार्टी वहाँ हार जाती है, और 12 जून को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आता है जगनमोहन सिन्हा का, जिसमें कि 1971 में जो राजनारायण ने उनके विरुद्ध में केस किया था, जो आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स चुनाव प्रचार में लगे होते हैं, उसका जजमेंट आता है, और उसी जजमेंट के कारण आपातकाल की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। और वहाँ से जब वो जगनमोहन सिन्हा ने अपने न्याय निर्णय में कहा, जो इनके क्वेश्चन किया जाता है, इनके इलेक्शंस ये इनका रिजेक्ट किया जाता है, ये अब एमपी नहीं रहेंगी, लोकसभा के प्रोसीडिंग्स में भाग नहीं लेंगी, प्रधानमंत्री भी नहीं रहेंगी, और 6 साल तक के लिए इनको बार्ड किया गया इलेक्शन लड़ने से। तो इसके इंदिरा गांधी की तो धरती ही हट गई उनके हाथ से, पैर से। तब फिर इंदिरा गांधी ने क्या किया, जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट वो
के लिए अप्लाई की है, तब तक वो कमज़ोर हो चुकी थी। पूरे देश में ये हो चुका था जो इंदिरा गांधी अब रिजाइन करेगी, नए ढंग से शासन व्यवस्था होगी। इंदिरा गांधी रिजाइन नहीं की। वो सुप्रीम कोर्ट में कृष्णा अय्यर साहब उसमें वैकेशन जज थे, कृष्णा अय्यर साहब के सामने में अपील की है। कृष्णा अय्यर साहब ने कहा जो नहीं, हम लिमिटेड रिलीफ दे रहे हैं। लिमिटेड रिलीफ में कहा जो नहीं, आप प्रोसीडिंग्स में भाग नहीं ले सकते, वोटिंग नहीं कर सकती हैं, साइन कर सकते हैं, आदि आदि। प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर में रहने के लिए उन्होंने कहा जो ये रह सकती हैं। तो इंदिरा गांधी को ऐसा लगा जो अब हम यहाँ से हटेंगे। 24 जून को उनका जजमेंट आता है कृष्णा अय्यर का। 24 जून के रात में, मतलब 25 जून को उन्होंने यहाँ पर में इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी लगाने के पीछे 3 कारण उन्होंने दिए। सबसे पहला कारण जेपी मूवमेंट, चूँकि वो वहाँ रामलीला ग्राउंड में जो जेपी का हुआ था, उसमें जेपी ने कह दिया था, जो आर्मी को के बारे में अपील किया था, जो किसी भी गलत निर्णय को आर्मी स्वीकार नहीं करे, पुलिस किसी गलत निर्णय को एग्जीक्यूट नहीं करे। तो इंदिरा गांधी को ये मौका लग गया और उन्होंने कहा जो देश में अनरेस्ट है और देश में अशांति फैलाने, आंतरिक अव्यवस्था फैल गई है। दूसरा उन्होंने कहा जो देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो गई है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। तीसरा इन्होंने कहा जो बाहरी ताकतें डिस्टैब्लिश करना चाहती है देश को। इन्होंने 3 कारण शुरू में गिनाया था। और जैसा कि इन्होंने कहा, बहादुर शाह जफर मार्ग का बिजली काट दिया गया, प्रेस पर पूरी बंदिश लगा दी गई। 3 चीज़ इसमें समझने की चीज़ है। कैबिनेट की बैठक 25 को नहीं होती है, 26 को होती है। और 27 तारीख को प्रेसिडेंट के एक अलग प्रोक्लेमेशन निकलता है जिसमें फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर दिया जाता है। जो फंडामेंटल राइट्स संविधान ने दिया है, रूल 14 में, रूल 21 में, रूल 19 में, उसने ख़त्म कर दिया जाता है। और सबसे पहला जो इम्प्लीकेशंस आता है वो आता है कुलदीप नैयर का। उसमें मैं वो इंडियन एक्सप्रेस में काम करते थे, उनकी मिसेज थी भारती नैयर। भारती नैयर ने हैबियस कॉर्पस के अधीन में उन्होंने केस किया, और केस किया तो रंगराजन साहब थे और आर अग्रवाल साहब का बेंच था। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, वो प्रेसिडेंट का ऑर्डर होने के बाद भी हैबियस कॉर्पस पर नहीं प्रतिबंध है, लोगों को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है और इस तरह सरकार इसको ऐसे कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन एक जजमेंट आता है जो एडीएम जबलपुर वर्सेस शशिकांत शुक्ला का, और उस जजमेंट जिस दिन आता है 28 अप्रैल 1976 को, उसके बाद देश की परिस्थिति अलग हो जाती है। चूँकि तब तक देश के 9 हाई कोर्ट ने इमरजेंसी के खिलाफ फैसला दिया था और जितने लोगों को पुलिस बंद करती थी, जेल देती थी, वो लोग जाते थे कोर्ट में। और हाई कोर्ट के जज ने मन बना लिया था जो नहीं, इनको जेल में नहीं रहना चाहिए। और कई हाई कोर्ट्स ने तो इस तरह के इमरजेंसी के विरुद्ध में एप्लीकेशन, ये रिजोल्यूशन भी पास किए थे। 2 का विशेष रूप से मैं चर्चा करना चाहूँगा। गुजरात में, अहमदाबाद में हाई कोर्ट के जज और वकील ने मिलकर के एक रिजोल्यूशन पास किया। फिर 18 तारीख को बम्बई में जेसी शाह, जो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके थे, उनकी अध्यक्षता में लगभग 300 वकीलों ने मीटिंग किया था। वहाँ के कमिश्नर ने मीटिंग को रोक दिया था, जो नहीं, आप नहीं मीटिंग कर सकते हैं, आपको मीटिंग करने से पहले परमिशन लेना होगा। हाई कोर्ट ने कहा जो नहीं, मीटिंग ये कर सकते हैं इन्वाइटी के अंदर में। हमारा ये कहना है, जो हम ये कहना चाहते हैं, जो यदि जुडिशियरी ने उस समय में हाई कोर्ट के मंशा के अनुसार काम किया होता तो इमरजेंसी उसी समय में खत्म हो जाती। लेकिन चूंकि वो 5 बेंच का सुप्रीम कोर्ट में एन राय के अध्यक्षता में जो 5 बेंच की को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, जिसमें कि HR खन्ना थे, बेग साहब थे, ये सब थे, तो उनमें जो जजमेंट दिया तो उसने कहा जो नहीं, चूंकि 359 के अनुसार से फंडामेंटल राइट को सीज कर लिया गया है, इसीलिए किसी व्यक्ति का कोई सुनवाई किसी कोर्ट में नहीं हो सकती है। और यही मूल कारण था जो इमरजेंसी 21 महीना तक चल पाई। नहीं तो इस भारत में इमरजेंसी कुछ ही दिनों की मेहमान हो जाती और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का वो जो मंसूबा था वो इतना लंबा नहीं चलता। जबकि HR खन्ना के बारे में, HR खन्ना ने डिसेंट नोट दिया था, उसमें मैं न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपी थी जो HR खन्ना की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े साहसिक फैसले नहीं हो सके थे। HR खन्ना को बहुत कीमत चुकानी पड़ी, उसको सुप्रीम कोर्ट का वो सबसे सीनियर जज थे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ नहीं किया गया, बेग साहब को करा दिया। और जिस दिन बेग साहब चीफ जस्टिस बने उसी दिन HR खन्ना ने रिजाइन कर दिया, जो हम इस सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहेंगे। तो जुडिशियरी की भूमिका और आपातकाल के संदर्भ में यदि आप चर्चा करेंगे तो इसमें 2 तरह के पक्ष होते हैं। एक है जो जुडिशियरी जो एग्जीक्यूटिव के एग्जीक्यूटिव मतलब इंदिरा गांधी के सामने में झुक गई, बल्कि आडवाणी साहब ने कहा था जो झुकने के बजाय वो रेंगने लगी थी। और दूसरे जज थे, दूसरे वकील थे पूरे देश में जो कि इमरजेंसी के खिलाफ तनकर खड़े हुए थे। तो ये दोनों परिस्थिति सामने में आती है। और
पलड़ा तो भारी रहा उसी का, एग्जीक्यूटिव का, चूँकि 21 महीना तक इमरजेंसी चल चुकी थी। और जैसा इन्होंने कहा, जो किसी को जीने का अधिकार नहीं था, सांस लेने का अधिकार नहीं था, प्रेस को लिखने का अधिकार नहीं था, सब कुछ निर्भर था पुलिस पर में, सब कुछ निर्भर था हंटर पर में, जो आपको क्या अधिकार दिया जाता है, क्या अधिकार नहीं दिया जाता है, उसकी मनमानी चल रही थी। पूरा देश एक कैदखाना में तब्दील हो गया था और लोकतंत्र की बात करिए, लोगों को जीने का अधिकार यहाँ खत्म कर दिया गया था और ऐसा लग रहा था जो पूरे देश की सारी व्यवस्था ठप हो जाएगी और चरमरा भी गई है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा जो हमारा देश है वो जेल खाने में तब्दील हो गया, प्रेस में सेंसर लग गया, क्या स्थिति और परिस्थिति रही होगी, किस तरीके से मैनेज हुआ ये चीज़? असल में आपातकाल लगाने का मकसद, चाहे जो भी मकसद, तो सीधे सीधे ये था कि अपनी कुर्सी बचाना है, सत्ता बचानी है जी। और इसी मकसद से श्रीमती गांधी ने आपातकाल इम्पोज भी किया। लेकिन देश में आपने जो देश की स्थिति इतनी बुरी हो गई थी, क्योंकि आप ये समझिए ना कि हमें संविधान के 19 में अनुच्छेद में जो वाकई में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, मनुष्य की शाश्वत भूख क्या है, बच्चा जन्म भी लेता है तो जब तक वो रोता नहीं है तब तक परिजन परेशान रहते हैं, उसके जीवित होने की संभावना को लेकर आशंकित रहते हैं। यानी रोना एक अभिव्यक्ति है, उस बच्चे के जिंदा होने का सबूत है। इसी तरह किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर आप बोल नहीं सकते हैं, अपनी बातें रख नहीं सकते हैं, अपने पक्ष को सामने नहीं ला सकते हैं, तो वो तो जिंदा कौम कहेगा नहीं। यानी एक तरह से पूरे कौम को, पूरे देश को आपने मुर्दा बना दिया, इमरजेंसी लगा के, उसकी वाकई अभिव्यक्ति पर अंकुश लगा के, नियंत्रण करके। तो पूरे देश की स्थिति भया हो गई थी। आप जानिए कि पूरे देश में 1,40,000 से ज़्यादा लोगों को, जो सोसाइटी के लोग थे, सिविक सोसाइटी के लोग, पॉलिटिकल लोग थे और विभिन्न तरह से जो समाज में एक्टिव थे, सक्रिय थे, उन सारे लोगों को उठा के जेल के अंदर बंद कर दिया गया और उन पर धाराएँ भी लगी, मीसा, DRI, इस तरह की धाराएँ जिसमें जमानत ना हो, वो किसी कोर्ट में अपने मामले को ले जाके अपील ना कर पाए, ऐसी स्थिति पैदा की गई थी। लोगों में आतंक इतना हो गया था कि सड़क चलते किसी को पुलिस उठा लेती थी, उस पर कोई भी आरोप हो उसको सफाई देने का कोई मौका नहीं था, कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख सकता था, मजिस्ट्रेट सीधे उसको जेल भेज देता था। तो एक पूरे वातावरण में एक खौफ, एक माहौल ऐसा बनाया गया था कि लोगों को ये लगता था कि वो तो अब सांस ही नहीं ले पाएंगे, वो जिंदा कैसे रहेंगे। जो लोग जेल चले गए उनको ये मालूम नहीं था कि वो कभी रिहा भी होंगे या नहीं होंगे, उनका भविष्य क्या होगा। अब जैसे वो पूरे आंदोलन में युवा और छात्र सक्रिय थे, अब कोई 18 बरस, 20 बरस, 25 बरस का छात्र जेल चला गया, उसे ये मालूम नहीं है कि अपने जीवन के कितने बरस उसे यहाँ गुजारने पड़ेंगे। एक अनिश्चितता थी, एक दहशत, एक भय, एक इस तरह का माहौल बन गया था कि अनिश्चितता के माहौल में सारे लोग जी रहे थे और पॉलिटिकल लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि इमरजेंसी खत्म भी होगा या नहीं होगा। सारी चीज़ें स्थगित हो गई थी। बिल्कुल। सर, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि नेताओं को पता नहीं था वो क्या करे, मीडिया को पता नहीं था वो क्या करे, तो इसमें आम जनता जो है वो ज़्यादा पैनिक हो रही होगी, वो स्थिति के बारे में बताएं। और जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता थे उनकी क्या स्थिति थी? देखिए, स्थिति पूरे आपातकाल के दौरान, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि 21 महीनों तक तो आपातकाल रहा जी, उस 21 महीनों में एक सबसे बड़ी जो चीज़ थी, एक अनिश्चितता, किसी को पता नहीं था क्या करना है। दूसरी चीज़, आपके आसपास में, आपके पड़ोस में, आपके राज्य में, आपके देश में क्या कहाँ क्या घट रही है, इसकी जानकारी किसी को मिलती नहीं थी। जो अखबारें छपती भी थी या अखबारों के अंदर जो समाचार या जो सूचनाएं आती थी वो सेंसर्ड होती थी। हर एक स्क्रिप्ट को पहले मजिस्ट्रेट जांच करता था, अखबार छपने के पहले मजिस्ट्रेट उसको सेंसर करता था। कोई भी एक भी ऐसी सूचना जो उस माने मजिस्ट्रेट के व्यक्तिगत रुचि में भी अगर नहीं आवे, सरकार की अवमानना हो रही है, नहीं हो रही है, सरकार का विरोध हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो अलग की चीज़ थी, तब भी वो उसे रोक सकता था। जैसे कि 4 न्यूज एजेंसी थी, UNI, PTI, हिंदुस्तान समाचार और एक और था हिंदी का। चारों को पहले वो प्राइवेट कंसर्न में थी, उसको टेक ओवर कर लिया।
टेलीप्रिंटर पर बंद करवा दिया, जो टेलीप्रिंटर नहीं आएगा उसमें में समाचार भेजने का साधन क्या था, टेलीप्रिंटर ही साधन हुआ करते थे। तो एक तरह से जो गेटवे था न्यूज़ का, उसको इंदिरा गांधी ने ख़त्म कर दिया और खुद खड़ी हो गई। सेंसर मजिस्ट्रेट जो था वहाँ पर खड़ा हो गया, जब हम जो चाहेंगे वो जाएगा, हम जो चाहेंगे नहीं जाएगा। लेकिन पत्रकारिता में भी दो ग्रुप थे, जैसे इंडियन एक्सप्रेस जम के खड़े हो गए विरोध में, जो नहीं हम नहीं मानेंगे इसको, यदि मजिस्ट्रेट ने समय पर न्यूज़ नहीं दिया तो उसको नहीं छापा। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप था, इलस्ट्रेटेड वीकली था, या हिंदुस्तान ग्रुप था, वो सब सरकार के बोले भाई हम तो प्राइवेट एजेंसी हैं, हमको सरकार जैसा चाहिए हम करेंगे। नहीं, एक चीज़ और थी जी, जैसे राइटर जैसे एजेंसी के प्रतिनिधियों को भारत से चले जाने को कहा गया, टाइम्स और गार्जियन जैसे अखबार के प्रतिनिधियों को भारत से निकाल दिया गया। और स्थिति ये थी कि एजेंसी की खबरों पर भी उन्होंने ठीक कहा कि पहरा बैठा दिया गया। अब यूएनआई पीटीआई जैसी एजेंसी या एपीपी या फिर विदेशी सोर्सों से जो खबरें आती थी उन सब पर रोक लगा दी गई थी। तो लोगों को एक फिल्टर्ड खबरें मिल पाती थी, सेंसर्ड खबरें मिल पाती थी, खबरों पर विश्वसनीयता लोगों की नहीं थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि प्रशासन एक तरह से उच्छृंखल हो गया था जी, उसकी मनमानी पर कोई लगाम नहीं थी, कहाँ पर कौन सी पुलिसिया कार्रवाई हो रही है। चूँकि जनता के प्रतिरोध को दबाने के लिए सारे कुछ किए गए थे, जनता की आवाज़ को बंद की गई थी। एक तो लोग सूचनाओं से वंचित हो रहे थे, सही सूचनाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही थी, जायदातियाँ इतनी ज़्यादा थी। मैंने आमतौर पर ये कहा जाता है कि पुलिस के बुट्टों के नीचे नागरिक अधिकारों को कुचला जा रहा था, सरेआम कुचला जा रहा था। पुलिसिया खौफ और आतंक इस तरह से समाज में फैला हुआ था कि कोई व्यक्ति उस समय यह कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी ज़रूरी काम से भी अपने घर से निकल रहा था तो उसके परिजन इस बात को लेकर आशंकित रहते थे कि वो वापस आएगा या फिर जेल चला जाएगा, क्योंकि किस स्थिति में पुलिस कब किसको कहाँ पकड़ ले। चौक चौराहों पर, चाय की टपरियों पर, दुकानों के सामने लोग खड़ा हो गए, बात करने में सहमते थे। एक मेरे मित्र बाद में वो पत्रकारिता में आए, लंबे समय तक देश के बड़े नामचीन पत्रकार भी हैं, वो कहते थे कि स्थिति ये हो गई थी, कई अखबारों ने विरोध में ठीक है अपने संपादकीय कॉलम को छोड़ दिया, ब्लैंक कर दिया, काला कर दिया, नहीं लिखा, कुछ नहीं किया, क्योंकि आपको जब बोलने की आज़ादी नहीं थी। लेकिन उनका ये कहना था कि केवल एक मित्र आपस में बातचीत के दौरान सरकार शब्द उनके मुंह से निकल गया कि सरकार चोर है, उनको अरेस्ट कर लिया गया। बाद में कोर्ट में उनको पेश किया गया, उन्होंने दलील दिया कि भाई मैंने यहाँ की सरकार को चोर थोड़े कहा था, मैं तो रसिया सरकार को चोर कहा जी। तो यह मजाक में इन चीज़ों को लिया जा सकता था, लेकिन आप किसी भी चीज़, सरकार तमाशाह है, अब बोल नहीं सकते थे। आपके तो आवाज़ों पे अंकुश और आवाज़ पर अंकुश, अभिव्यक्ति पर अंकुश, और एक तरह से संविधान की आत्मा जी, जो प्रेम्बुल है या जो 19 में आपको वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। आज पत्रकारिता भी पूरी तरह से, भैरवलाल जी इस बात को जानते हैं कि पत्रकारिता के लिए कोई अलग से संवैधानिक प्रावधान नहीं है। वाक्य अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसी के तहत पत्रकारिता भी की जाती है। तो जब उसी को आप सीज कर, एक तरह से सीज कर माने एक तरह से आप उसको बैन करते हैं, सीज करते हैं, खारिज करते हैं, निरस्त कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब आप बोल ही नहीं सकते हैं, अपनी भावनाओं को रख नहीं सकते हैं, आपके अभिव्यक्ति पर ही पहरा लगा दिया गया, तो सही को सही और गलत को गलत जब कहने की स्वतंत्रता नहीं हो तो वो व्यक्ति एक तरह से गुलाम है, परतंत्र है, दास्ता में जी रहा। तो पूरे भारतीय समाज को एक तरह से दास्ता के घेरे में ला दिया गया था। और यह इसीलिए कहा जाता है कि वो एक निरंकुशता थी, वो एक तानाशाही थी कि आपकी अभिव्यक्ति पर ही एक अंकुश था, एक लगाम था, एक नियंत्रण था। और इसको लेके समाज के अंदर अंदर जो एक उबाल की स्थिति पैदा हुई, इसी को लेके आप 77 में आप देखिए, 77 में ठीक है भारत, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपातकाल भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र दोनों के लिए एक लिटमस टेस्ट था, एक ऐसी अग्नि परीक्षा थी जिससे इन्हें या तो दफन हो जाना था या फिर
निखर के बाहर निकलना था। भारतीय लोकतंत्र निखर के बाहर निकलता है, संविधान भी अक्षुण्ण रहता है, और संविधान खात्मे को लेके या संविधान ख़त्म किया जा रहा है, जितने यह माने पॉलिटिकल नैरेटिव और परसेप्शन हो सकता है, लेकिन वास्तविक तौर पर अगर संविधान संकट में था तो आपातकाल के दौरान ही था। वास्तव में अगर लोकतंत्र पर कोई गहरा संकट गहराया था तो आपातकाल ही था, कि अब सारे आपके लोकतांत्रिक अधिकार, सारे संवैधानिक अधिकार, और एक तरह से वो संविधान निर्माताओं का भी अपमान था कि उन्होंने जिस तरह से संविधान की रचना की, भारतीय नागरिकों को जो अधिकार दिए, एक मौलिक अधिकार माने बेसिक आपको अधिकार था, उसकी अगर अवमानना होती है, हनन होती है, तो वो स्थिति कब पैदा हुई? वो आपातकाल में पैदा हुई। बहुत इंटरेस्टिंग है, राम जेठमलानी बहुत बड़े वकील थे। वो केरल में एक चर्चा के वकीलों के बीच में चर्चा किए, अरेस्ट वारंट इशू हो गया। जितने भी सीनियर वकील थे, नानी पालखेवाला हो या जो भी हो, सोली सराबजी हो, सब 300 लोगों ने मिलकर के उनके अरेस्ट वारंट को खारिज किया। लेकिन जिस दिन वो जबलपुर का जजमेंट आया है, उस दिन मजिस्ट्रेट का, उस दिन राम जेठमलानी भारत से भाग गए कनाडा। वो पहले व्यक्ति थे जो आपातकाल के दौरान दूसरे देशों में जाकर शरण लिए थे, फिर अमेरिका चले गए वो रिफ्यूजी बन करके। तो ऐसे वकील की स्थिति, जजमेंट, जजों की एक बाद में एक कमीशन ने रिपोर्ट दिया था, जो 34 हाई कोर्ट के जजों को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया उनके विल के अगेंस्ट में। आर अग्रवाल, जिसका हमने चर्चा किया था, आर अग्रवाल को उन्होंने सेशन जज बना दिया, वापस सेशन जज बना दिया। कई जज को तो कंफर्म नहीं किया, कई को जस्टिस नहीं बनने दिया गया। तो एक तरह से जो सबसे पावरफुल ऑर्गन है हमारा, जिसको न्यायपालिका कहते हैं, ठीक है पत्रकारिता तो हम समझ रहे हैं, जिन्होंने कहा जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन न्यायपालिका तो हमारी पूरी लोकतंत्र की वो तो एक टिकी हुई है उस पर में। बिल्कुल, और यही कहते हैं कि क्या भूमिका रही, क्योंकि ये सबसे जैसे मैंने कहा आपको, सब कुछ उनके हाथ में। हाँ, और उन्होंने वकालत 230 हजारी कोर्ट के 200 वकील के चैम्बर को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया बुलडोजर लगा करके। कितने वकील को अरेस्ट किया, और उसने कहा जो हाईकोर्ट पर ताला लगा देनी चाहिए, उनका वो वर्षन था। तो न्यायपालिका की पूरी एक्टिविज्म को उन्होंने पैरालाइज्ड कर दिया। न्यायपालिका में कोई कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ने दिया। वकील, सीनियर वकील और जज, वो अपना अरेस्ट हो नहीं हो इसके लिए वो चिंतित रहते थे। तो वो दूसरे की हैबेस कॉर्पस में क्या वो हियरिंग करेंगे? जिस किसी को भी लेकर के जाते थे तो वो कहते थे नहीं, ये सुन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका जो फंडामेंटल राइट है वो फंडामेंटल सीज हो चुका है। इमरजेंसी का एक ही इम्पैक्ट होता है, जो आपके फंडामेंटल राइट सीज हो जाते हैं, तो वो नहीं, हम सुन नहीं सकते हैं। तो पुलिस की मनमानी, जेपी को चंडीगढ़ में जेल में बंद कर दिया, बाद में उनकी किडनी खराब हो गई, फिर बाद में जसलोक हॉस्पिटल उनको बॉम्बे ले जाया गया। सब समझते हैं इसका क्या हुआ। तो जेपी जैसे आदमी के बारे में भी लोगों को पता नहीं है, और जब पूरी जो प्रेस की दुनिया है, सूचना का तंत्र है, वही दूषित हो चुका है, वो बंद हो चुका है। कुमी कपूर ने अपनी किताब में लिखा है, जो हम लोग जब वहाँ से नहीं आता था सेंसर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर, तो हम लोग प्याज का भरता कैसे बनाएंगे वो अपने अखबार में छापते थे। एकदम मजाक बना करके रख दिया गया था अखबार की पूरी पब्लिशिंग हाउस को, पूरी पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज को। और हाँ, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, जो लिटमस टेस्ट था, और लिटमस टेस्ट से वो छन करके बाहर आया। और अब इस भारत में जैसा कि मेरा आकलन है, जहाँ अब कोई भी सरकार पुनः आपातकाल नहीं लगा सकती है, क्योंकि यहाँ की जनता अब सचर हो चुकी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो पक चुकी है, और वो इस चीज़ को महसूस कर चुकी है, जो यदि कोई एक तानाशाह प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठता है तो वो किस तरह के गलत कामों को प्रश्रय दे सकता है। उनकी कोटारी में जितने लोग थे, किसी का राजनीतिक वजूद नहीं रह गया था, और सभी लोग उनको एक तरह से आदर की दृष्टि से, बड़े बड़े नेताओं को आदर की दृष्टि से नहीं देखते। इसमें तो 1978 में ही जनता पार्टी की सरकार थी, संविधान का 44वां संशोधन जो हुआ, उसी में इस बात का प्रावधान कर दिया गया कि आंतरिक अशांति शब्द का सहारा लेके जो 356 के तहत इमरजेंसी लगाया गया, उसको वहाँ से हटाया गया, और उसकी जगह पर यह कहा गया सशस्त्र विद्रोह। मतलब अगर देश के अंदर कोई सशस्त्र विद्रोह की स्थिति पैदा होती है, तब यह धारा 356 जो है वो अप्लीकेबल होगा। अन्यथा आप आंतरिक अशांति, अब कोई पॉलिटिकल रैली निकाल रहा है, कहीं कोई धरना हो रही है, कोई प्रदर्शन हो रहा है, कोई अपना डिमांड कर रहा है, इसको आप आंतरिक अशांति। इंदिरा गांधी ने 1975 में क्या कहा
रामलीला मैदान में जेपी की रैली थी और उस दिन बड़ी चालाकी से उस रैली को विफल करने के कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने बहुत सारे षड्यंत्र और साजिश किए थे। विद्याचरण शुक्ल सूचना प्रसारण मंत्री थे, उन्होंने उस समय 1975 के ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉबी को दूरदर्शन पर दोपहर में प्रसारण शुरू कराया। उनका यह मानना था कि सारे लोग घरों में बैठ कर बॉबी फिल्म देखेगा, कोई सड़कों पर नहीं निकलेगा और रैली विफल हो जाएगी। लेकिन लोगों ने इनके सारे चाल को ध्वस्त करते हुए बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में उस रैली में लोग गए और उस रैली में जेपी ने भाषण किया। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, सारे बड़े नेता माने उस समय जो सरकार के विरोध में खड़े थे वो सब लोग थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गांधी के अंदर एक आतंक पैदा हो गया। उन्हें लगा कि अब मैं ज़्यादा दिनों तक, चूँकि इन लोगों का ये मानना था कि जब 24 यानी 12 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका था, 12 दिन से इंदिरा गांधी कोई एक्शन नहीं ले रही थी, न प्रधानमंत्री पद छोड़ने की उनके ओर से कोई पहल की जा रही थी। तो लोगों को ये लगा, उस समय के जो पॉलिटिकल विपक्ष के लोग थे उनको लगा कि भाई अब तो जनता के सहारे ही इंदिरा गांधी पर दबाव बनाया जाए। जी बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जिस तरह से अच्छा, उसमें बड़ा एक वैलिड कारण था, जसपाल कपूर के मामले को लेकर राजनारायण ने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया था। जी जी। तो वो एक सरकारी कर्मचारी थे और माना गया था कि कोर्ट ने इस बात को स्थापित किया कि इंदिरा गांधी ने प्रशासन का दुरुपयोग करके चुनाव जीता और इसलिए उनके चुनाव को खारिज किया था। कहीं कि लोकतंत्र में क्या बदलाव आया जब आपातकाल की स्थिति पैदा हुई, उसके बाद क्या चेंजेस आए? देखिए, चेंजेस ये आया, एक तो मैंने बताया कि 1978 में तो संविधान का 44वां संशोधन हो गया जी। लेकिन भारतीय लोकतंत्र जिस ढंग से इस संकट से उबर के सामने आया, एक तरह से उसकी मैच्योरिटी यानी परिपक्वता सामने उभर के आई। दूसरी चीज़, अभी भैरवलाल जी ने बिल्कुल सही कहा कि अब कोई भी शासक इस देश में तानाशाह बनने की कोशिश तो छोड़ दीजिए, सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि देश का लोकतंत्र इतना परिपक्व है, इतना मजबूत है। और एक बदलाव ये आया कि लोगों ने ये समझ गया कि आप माने बूटों के जरिए या तानाशाही के जरिए इस देश को नहीं चला सकते हैं। भारत का लोकतंत्र अब तो खैर बहुत मैच्योर है। दूसरी चीज़ ये आई कि राजनीतिक तौर पर आप अपनी लड़ाई चाहे जिस भी स्तर पर लड़ें, संसद में लड़ें, सड़क पर लड़ें, कोर्ट के जरिए लड़ें, लेकिन आप संविधान को कुचल के, संविधान की अवहेलना करके, संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करके आप अपनी कोई भी राजनीतिक वजूद, और इन्होंने ठीक कहा कि जिस तरह से उस दौरान जैसे इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का जो स्लोगन सिद्धार्थ शंकर रे और बाकी उस समय कांग्रेस के जो बड़े लोगों ने लगाया, तो अब देश इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि कोई व्यक्ति इंडिया है और इंडिया ही वो व्यक्ति है। जी जी। आज कुछ भी आप कह लीजिए, भारत इस चीज़ को, चूँकि यहाँ व्यक्ति महिमा कुछ हद तक तो स्वीकार है, लेकिन व्यक्ति को देश मान लेना जी। और उस दौरान यही स्थापित किया जा रहा था, यही परसेप्शन बनाया जा रहा था इसी नैरेटिव पर कि इंदिरा इज इंडिया, तो देश ने इस बात को खारिज किया। और आज के राजनेताओं को भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह विविधतापूर्ण देश है जी। बड़ी आबादी है, 140 करोड़ लोग, किसी व्यक्ति विशेष के बूटों के नीचे आ जाएं, यह संभव नहीं है। तो आपातकाल की एक सबसे बड़ी सबक यही है कि आप तानाशाही से, निरंकुशता से इस लोकतंत्र को ड्राइव नहीं कर सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। जी। और लालदास सर आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आज के युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़? देखिए, आज के युवाओं को ये सबसे पहले ये समझना चाहिए, जो हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसे अडॉप्ट नहीं किया है, ये सबसे उपयोगी सिस्टम है और यही एक व्यवस्था है जो अंततः किसी भी समाज को अच्छी तरह से चलाने के लिए कारगर हो सकती है। यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात हो, चाहे वो जुडिशरी के द्वारा हो, चाहे एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा हो या लेजिस्लेचर के द्वारा हो, तो युवाओं को इसके विरोध करने का, शांतिपूर्ण विरोध करने का तरीका सीखना चाहिए और उनको ये समझना चाहिए जो इस भारत में ही ऐसे कई अध्याय हो चुके हैं जब लोकतंत्र पर गंभीर संकट आया है और उस संकट से हम कैसे उबरे हैं। लेकिन लोग इसे बहुत ही हल्के ढंग से लेते हैं। मेरा ये अपील होगा, जो
यहाँ का आज के युवाओं को अपनी लोकतांत्रिक इतिहास को बहुत ही बारीकी से पढ़ना चाहिए और हमारे पुरखों के द्वारा जो त्याग किए गए, जैसा इन्होंने कहा, कई लोगों को ये पता भी नहीं था जो आधे घंटे के अंदर हम जेल में चले जाएंगे, और उन पर में जेल में भी बहुत तरह की ऐसी उनको भुगतना पड़ता था जिसका कि वर्णन उनके जीवनी में पढ़ सकते हैं आप, जो कैसे उन पर अत्याचार होते थे, और उसके बाद भी उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्ष में खड़ा हुआ, वो लोग खड़े हुए। तो ये जो एक प्रकरण है उससे आज की युवाओं को सीख लेनी चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों जो है हमारे शो में और इतनी अच्छी बातें और इतनी जानकारी और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमसे साझा की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। और आपके ख़त का हमें इंतज़ार है, तो उठाइए अपनी कलम और लिखिए हमारा पता है बिहार बिहान दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8001। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com। और अब हमें दीजिए इजाज़त, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ कल। नमस्कार।